नमस्ते। हम गणित के थोड़े बहुत फॉर्मूले देखेंगे। फॉर्मूले का मतलब हम गणित के सूत्र देखेंगे। त्रिभुज यानी कि क्षेत्रफल और आयतन वाली जो प्रश्नावली है उसमें हम क्षेत्रफल और आयतन वाली प्रश्नावली के यहाँ का फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये रहा आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और इसके बाद में इसको यदि हम ये तो है हिंदी में, और इसको यदि गणित में तो 1/2 बी गुणा एच। अब बी क्या है, देखो बी यहाँ पर हाइट है ये त्रिभुज की, और एच हाइट है और बी क्या है, आधार है। तो आधार गुणा ऊंचाई इसका क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का परिमाप देखेंगे तो तीनों भुजाओं का योग या 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटा 2। और यदि त्रिभुज का अर्ध परिमाप देखेंगे तो s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटा 2। ये सूत्र लगेगा। ये कहाँ पर लगेगा, हीरो के सूत्र में त्रिभुज का क्षेत्र निकाले तो इसमें लगेगा। अर्ध परिमाप का पूरा परिमाप a प्लस बी प्लस सी है, और आधा करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बटा 2 रहेगा। जहाँ ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं, जहाँ पर जो ए बी सी है हमारे पास वो त्रिभुज की भुजाएं हैं। फिर आता है हमारे पास समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा लंब, यानी कि आधार गुणा ऊंचाई होता है, लेकिन यहाँ पर आधार गुणा ऊंचाई की जगह यहाँ पर लंब है, तो होता है 1/2 गुणा बी प्लस पी, या 1/2 आधार गुणा ऊंचाई इसको हम बोल सकते हैं, या लंब बोल सकते हैं। फिर आते बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि साइन थीटा दे रखा हो, तो थीटा का मान, कोण का मान दे रखा हो, तो 1/2 पी गुणा बी, यानी ऊपर वाला ही रहेगा, लेकिन इसमें सिर्फ साइन थीटा और ऐड हो जाएगा यदि थीटा का कोण दे रखा है तो ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, जहाँ पर थीटा भुजा पी और बी के बीच का कोण है। यानी कि जो हमारे पास लंब और ये मतलब जो कर्ण, आधार और कर्ण इसमें सॉरी जो पॉल है और बेस है उसके बीच का कोण है। तो यहाँ पर साइन थीटा, यानी कि थीटा यदि कोण हो तो उसका मान दे रखा हो तो उसके लिए सूत्र है। इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आयत का क्षेत्रफल गुणा समांतर भुजाओं का क्षेत्रफल। तो ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का दूसरा ऊपर सूत्र है। इसके बाद में त्रिभुज का क्षेत्रफल हाइट निकालने का जो सूत्र है h बराबर 2a गुणा बी। अब यहाँ पर a क्या है, a तो एरिया है, 2a यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, और b यहाँ पर बेस है। तो ये ऊंचाई निकालने का सूत्र है, जहाँ a क्षेत्रफल है b आधार है। ठीक है। इसके बाद में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है समद्विबाहु त्रिभुज का। देखो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का कितना सरल है, 1/4 एच स्क्वायर या कर्ण स्क्वायर जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर जो एच है ये कर्ण है, ये वाला, ये एच यानी कर्ण स्क्वायर। ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है। समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र दूसरा और होता है जिसमें दोनों भुजाएं समान हो, तो a²/2। ये भी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है। इसके बाद में समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण यदि हमें निकालना हो तो इस सूत्र से निकाल देंगे। अब इसके बाद में समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण यदि निकालेंगे तो यहाँ पर √2 गुणा भुजा यहाँ पर आ जाएगा। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का एक समान भुजा यदि ज्ञात करनी तो ये सूत्र से हम ज्ञात करेंगे, √2 गुणा क्षेत्रफल। इसके बाद में समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक समान भुजा में ज्ञात करनी हो तो a बराबर कर्ण बटा √2 से ज्ञात करेंगे। इसके बाद में समद्विबाहु त्रिभुज की यदि समान भुजा a हो तथा अन्य भुजा b हो तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल a बराबर 1/4 गुणा b, इस प्रकार से सूत्र को हम ज्ञात करेंगे। इसके बाद में समद्विबाहु त्रिभुज का यदि क्षेत्रफल निकालना हो तो बताया था 1/2 गुणा भुजा स्क्वायर साइन थीटा, यदि थीटा का मान दे रखा है, और एक भुजा दे रखी है, यानी कि जो भुजा है वो दे रखी है, और यहाँ पर एक कोण दे रखा है दोनों के बीच में, तो 1/2 a² साइन थीटा इसका सूत्र हो जाएगा, जहाँ थीटा दो समान भुजाओं के बीच का कोण है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हीरोइन के सूत्र से ज्ञात करेंगे तो √s ब्रैकेट s माइनस a s माइनस b s माइनस c होता है। इसके बाद भी जहाँ a b c त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है। अब यहाँ पर s त्रिभुज की अर्ध परिमिति, यानी कि अर्ध परिमिति a प्लस बी प्लस सी बटा 2 से निकालेंगे। इसके बाद में समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर अर्ध परिमिति दे रखी है तो ये लगाएंगे। इसके बाद में समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर। सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि समबाहु त्रिभुज अधिकतर आता रहता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इसी से निकालेंगे। इसके बाद में समबाहु त्रिभुज की यदि ऊंचाई निकालनी हो तो इस सूत्र से निकालेंगे √3/2 गुणा भुजा, या √3/2 गुणा a, यानी कि यहाँ पर भुजा स्क्वायर को हटा दिया गया। यहाँ पर ऊंचाई यदि निकालनी हो तो इससे निकालेंगे। फिर समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति निकालनी है तो तीनों भुजाओं का योग कर देंगे, यानी 3a कर देंगे, 3a हो जाएगा। इसके बाद में समबाहु त्रिभुज की यदि भुजाएं निकालनी हो, सिर्फ भुजा तो √4 गुणा क्षेत्रफल बटा √3 से निकालेंगे। और समबाहु त्रिभुज की ओनली भुजा निकालनी होती है, ऊपर दिए गए सूत्र है
ठीक है। इसके बाद में यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा ए में x की वृद्धि अथवा कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में अंतर होगा। तो यहाँ पर प्लस माइनस अंतर वाला हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2ax। ए क्या है यहाँ पर भुजा है और x की वृद्धि की जाए भुजा में, तो ये इस प्रकार का सूत्र है। इसके बाद में हम देखते हैं 24वां, यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा ए हो तथा x गुणा वृद्धि कर दी जाए यदि इस भुजा में, या कमी कर दी जाए, तो इसमें इसका सूत्र इस प्रकार से होगा, यदि अंतर हो तो ये वाला, और यहाँ पर यानी प्लस माइनस का वहाँ ही फर्क पड़ेगा। इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे, समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या यदि r हो तो इसकी त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त है उसकी त्रिज्या निकालनी है, तो हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे a/2 √3, जहाँ ए त्रिभुज की भुजा है। समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त बन रहा है और उसकी त्रिज्या यदि ज्ञात करनी है तो इसको इस सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं, a/2 √3। इसके बाद में वृत्त के अंतर्गत यदि समबाहु त्रिभुज अवस्थित हो, तो यदि कोई वृत्त बाहर हो और अंदर समबाहु त्रिभुज हो और उसकी रेडियस ज्ञात करनी, उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी, तो होता है a/√3। और जबकि ये वाला कौन सा था, a/2 √3, और यहाँ पर भी a/√3 सेम रहेगा, इसमें भी a/√3, इसमें भी a/√3, यहाँ पर सिर्फ 2 का अंतर आएगा। तो ये तो अंतर्गत हो गया और ये बाहर त्रिभुज बन रहा है इसके। इसके बाद में त्रिभुज ABC के अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी हो तो इस प्रकार से ज्ञात करेंगे, जहाँ ABC क्या है, इसकी भुजाएं हैं और इसका अर्ध परिमाप। समकोण त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या यदि ज्ञात करनी हो तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊपर लिखेंगे और अर्ध परिमिति का भाग लगा देंगे, तो a/s। इसके बाद में हम अगला सूत्र पढ़ेंगे, वर्ग से संबंधित सूत्र। तो वर्ग से संबंधित जो सूत्र होते हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल सबसे देखेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और यदि हम इसका विकर्ण ज्ञात करना हो तो यहाँ पर विकर्ण का स्क्वायर/2, और तो ये सूत्र हो जाएगा d²/2, यानी विकर्ण दे रखा हो। और यदि विकर्ण ज्ञात करना हो तो विकर्ण का सूत्र क्या हो जाएगा, d बराबर √2a स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो √2a, इसका विकर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे विकर्ण यदि ज्ञात करना है तो √2 गुणा भुजा, अभी बताया था √2a हो जाएगा। इसके बाद में परिमाप यदि ज्ञात करना हो तो इसको वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा या 4a होगा। भुजा इसकी a रहेगी, a यदि भुजा ज्ञात करनी तो √, गुणा √ क्षेत्रफल यानी कि √a, और यदि विकर्ण में हमें दे रखा है, विकर्ण दे रखी है, तो उससे यदि हमें ज्ञात करनी है भुजा तो विकर्ण में √2 का भाग लगा देंगे, तो विकर्ण/√2। यदि भुजा हमें ज्ञात करनी है, परिमाप दे रखा है, तो परिमाप में 4 का भाग लगा देंगे क्योंकि 4 भुजाएं हैं, तो भुजा बराबर परिमाप/4। इसके बाद में विकर्ण यदि ज्ञात करनी हो, क्षेत्रफल दे रखा है, तो √2a, ये हमारे पास सूत्र हो जाएगा। इसके बाद में आयत के हम क्षेत्रफल के सूत्र पढ़ेंगे। आयत का परिमाप a बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई या l गुणा b। आयत जो होता है यानी कि जिसमें सभी कोण समकोण होते हैं लेकिन सभी भुजाएं समान नहीं होती, आमने सामने भुजाएं समान होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। वर्ग में सभी भुजाएं समान होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का भी होता है, दोनों में अंतर है। परिमाप इसका होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई या 2l प्लस b। आयत का विकर्ण यदि निकालेंगे तो d बराबर √ लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं, तो √l² प्लस b²। आयत की लंबाई क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, ये आयत की लंबाई निकालने का सूत्र है। चौड़ाई निकालेंगे तो लंबाई नीचे आ जाएगी, क्षेत्रफल बटा लंबाई चौड़ाई का सूत्र हो जाएगा। आयत की परिमिति यदि हमें ज्ञात करनी है तो 2 क्षेत्रफल प्लस विकर्ण का स्क्वायर। आयत की बड़ी भुजा यदि ज्ञात करनी तो सूत्र से ज्ञात करेंगे, ये अपने काम नहीं आएगी आयत की भुजा ज्ञात करने का सूत्र। अब आयत की छोटी भुजा ज्ञात करने का ये सूत्र है। तो अब यहाँ पर 9वां प्रश्न 9वां देखते हैं सूत्र किस प्रकार से। यदि आयत की भुजाओं तथा विकर्ण का अंतर दिया हो तो आयत का क्षेत्रफल विकर्णों का और अंतर का स्क्वायर करके उसमें से घटाएंगे और 2 का भाग लगा देंगे। चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, ये सबसे महत्वपूर्ण है। चारों दीवारों का अक्सर क्षेत्रफल से लिया जाता है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि परिमाप गुणा ऊंचाई बोल सकते हैं। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 2lb गुणा ऊंचाई, यानी कि परिमाप गुणा ऊंचाई। चतुर्भुज का हम यदि सूत्र देखेंगे, इसके फॉर्मूला चतुर्भुज के, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल a बराबर 1/2 d p1 प्लस p2। तो p1 और p2 शीर्ष लंब है ना, और d यहाँ पर विकर्ण है। तो यहाँ पर इसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया जिसमें एक विकर्ण खींची गई है और उस पर लंब यानी शीर्ष लंब डाली गई है। फिर इसके बाद में चतुर्भुज का विकर्ण d जो प्रत्येक को 90 डिग्री पर काटता है, तब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा d1 गुणा d2/2।
यानी कि D1 और D2 क्या है, विकर्ण है और एक दूसरे को समकोण प्रतिच्छेद कर रही है। अब समकोण पर यदि प्रतिच्छेद करती है तो समभुजी बोल सकते हैं। तो समभुज का क्षेत्रफल 1/2 D1 गुणा D2। इसके बाद में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, समांतर चतुर्भुज का मतलब जिसमें आमने सामने भुजाएं समांतर हो, बराबर नहीं बल्कि समांतर हो, पैरेलल हो। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया है समांतर चतुर्भुज का एरिया ए बराबर आधार गुणा ऊंचाई होगा बी गुणा एच। इसके बाद में पैरेललोग्राम का जो दो भुजाएं ए और बी के बीच में यदि कोण का थीटा हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ए बराबर ए बी साइन थीटा के सूत्र से ज्ञात करते हैं। परिमिति ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, वही जो आयत के क्षेत्रफल में था, आयत के परिमाप में था, वही परिमाप यहाँ पर लगेगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। समांतर चतुर्भुज की लंबाई क्षेत्रफल बटा ऊंचाई, क्षेत्रफल में ऊंचाई का भाग लगाते हैं। समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके मध्य की लंबवत दूरी या ऊंचाई होता है, या 1/2 गुणा ए प्लस बी गुणा एच। ए और बी समांतर भुजाओं का योग है। इसके बाद में समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ये ऊंचाई तो यहाँ रह जाएगी, बाकी का क्षेत्रफल में भाग लगा देंगे। ऊंचाई यहाँ रह जाएगी और ये क्षेत्रफल में भाग लगा देंगे, ये प्लस बी का। तो h बराबर 2 गुणा क्षेत्रफल बटा a प्लस बी का हम भाग लगाएंगे, क्षेत्रफल ऊपर आ जाएगा। इसके बाद में समलंब चतुर्भुज में यदि समांतर भुजाएं a और b हो तथा अन्य भुजाएं x और y हो तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल a बराबर a प्लस बी बटा 2 अंडर s बराबर s माइनस x माइनस y और s माइनस d, जहाँ d समांतर भुजाओं का अंतर है। तो हीरोइन के सूत्र से भी इसमें निकाल सकते हैं। समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र यह है। और अब इसके बाद में समचतुर्भुज के बारे में देखेंगे। समचतुर्भुज का मतलब जिसकी चारों भुजाएं समान हो, विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हो। तो यहाँ पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल 1/2 D1 गुणा D2। इसके बाद में समचतुर्भुज के बाद हमारे पास आता है समचतुर्भुज की एक भुजा ए तथा ऊंचाई h हो तो क्षेत्रफल भुजा गुणा ऊंचाई होगा a गुणा h। समचतुर्भुज की दो भुजाओं के बीच का कोण थीटा हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा ए स्क्वायर साइन थीटा। समचतुर्भुज की भुजा ए बराबर 1/2 अंडर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। इसके बाद में समचतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो D1 गुणा D2 बटा अंडर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। समचतुर्भुज की एक भुजा ए तथा विकर्ण D1 हो तो ये हमारे पास सूत्र होगा, लेकिन इतना काम नहीं आएगा। इसके बाद हम आगे का सूत्र देखेंगे बहुभुज। तो पॉलीगोन जो होता है बहुभुज जिसमें बहुत सारी की भुजाएं हों, एन भुजा यानी समबहुभुज का प्रत्येक कोण हमें ज्ञात करना हो जिसमें एन भुजाएं तो n-2 गुणा बटा n गुणा 180। ये इसका समबहुभुज के कोण ज्ञात करने का सूत्र है। प्रत्येक कोण समबहुभुज की परिमिति n गुणा a, यानी भुजाओं की संख्या, भुजाओं को उनकी संख्या से गुणा कर देंगे तो उसकी परिमिति आ जाएगी। इसके बाद में समषष्ठभुज का परिमाप 6 गुणा a हो जाएगा और समबहुभुज का क्षेत्रफल a बराबर n गुणा 1/2 a गुणा h, जहाँ h ऊंचाई है। इसके बाद में समषष्ठभुज का क्षेत्रफल 6 गुणा √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, क्योंकि इसमें 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं। देखो 6 समबाहु त्रिभुज कैसे प्रकार से होंगे, तो पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, इस प्रकार 6 समबाहु त्रिभुज होंगे समषष्ठभुज में। इसके बाद में एन भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र है 2 ब्रैकेट n-2 गुणा 90 डिग्री। ये समबाहुभुज के अंतःकोणों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र है। एन भुजा वाले बहुभुजाकार क्षेत्र को यदि एन त्रिभुजों में बांटा जाए तो प्रत्येक शीर्ष कोणों का 360 बटा समबाहुभुज का क्षेत्रफल एक n/4 a स्क्वायर कोट पाई बटा n, जहाँ पाई n भुजाओं की संख्या है। समबाहुभुज के केंद्र से सम्मुख भुजा की लंबिक दूरी का सूत्र, अब ये अभी दृश्य में काम नहीं आएगा। इसके बाद में क्षेत्रफल ये देखिए तो कुल कीमत बटा प्रति इकाई की कीमत उसका क्षेत्रफल अंकित करती है, और कुल कीमत यदि निकालनी हो रुपये में तो क्षेत्रफल को प्रति इकाई की कीमत से गुणा कर सकते हैं। जैसे मान लो कि वर्ग फुट की कीमत इतनी है और क्षेत्रफल इतना है, तो उस कीमत को क्षेत्रफल से गुणा करते उसकी कुल लागत आ जाएगी, कुल रकम आ जाएगी। इस प्रकार दर की यदि लंबाई निकालनी हो तो कुल कीमत में प्रति इकाई कीमत के भाग लगा देंगे। वर्त यहाँ पर सर्किल से संबंधित सूत्र है। वर्त का क्षेत्रफल जो होता है ए पाई आर स्क्वायर होता है, और यदि यहाँ पर हम देखें वर्त का क्षेत्रफल एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। इसके बाद में अर्धवर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 2 होता है।
और वर्त की त्रिज्या, तो वर्त की त्रिज्या यदि निकालनी होती है तो ये व्यास की आधी होती है या क्षेत्रफल बटा पाई का अंडर रूट होता है। वर्त की परिधि 2πr या पाई डी होती है। इसके बाद में त्रिज्या जो होती है वो परिधि में 2π का भाग लगाते हैं, व्यास परिधि को बटा पाई। अर्धवर्त की परिधि, अर्धवर्त जो होता है, अर्धवर्त कैसा बनता है उसकी परिधि ज्ञात करने का तो सूत्र होता है πr + 2r। और देखो ये अर्धवर्त है, इसकी परिधि, तो इसकी परिधि ये तो हो गया 2πr होता है, तो πr तो वो हो गया, और 2r ये वाली 2r हो गई। इस प्रकार से इसका अर्धवर्त की परिधि हम निकाल सकते हैं। घन का विकर्ण जो होता है √3a होता है, जहाँ a भुजा है। इसके बाद में घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6a², जहाँ a भुजा है। घन की एक भुजा यानी कि आयतन जो निकालते हैं उसका घन निकाल लो, जो भी आयतन आएगा उसका घनमूल निकालते हैं। घन का फलक वर्गाकार होता है। घन की कुल पृष्ठ तलों की संख्या 6 होती है। इसमें कुल किनारे 12 होते हैं। शीर्षों की संख्या 8 होती है और विकर्णों की संख्या 4 और संलग्न सतह 3 होती है। घन का आयतन वॉल्यूम d³/3√3, जहाँ d विकर्ण है। घन का किनारा a = d/√3। घन की संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल 2d², जहाँ d विकर्ण है। यदि दो घनों को मिलाकर एक बड़ा घन बनाया जाए तो बड़ा घन का आयतन v = v1 + v2, जहाँ v1 और v2 छोटे घनों के आयतन है। घन का किनारा a = घनमूल v1 + v2। यदि घनत्व, डेनिसिटी का हम सूत्र देखिए, किसी द्रव्यमान के प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व d = मात्रा में हम यदि आयतन का भाग लगा देंगे तो उसका घनत्व निकलता है। यानी कि आयतन जो होता है मात्रा में घनत्व का भाग निकालने पर द्रव्यमान आयतन गुणा घनत्व होता है। इसी प्रकार x मात्रक भुजा वाले घन से y मात्रक भुजा वाले घन बनाए जाएं तो घनों की संख्या हो जाएगी x³ / y³। यानी जो बड़ा घन है उसमें छोटे घन का भाग लगा देंगे तो उसमें संख्या आ जाएगी कितने घन इसमें व्यवस्थित किए जा सकते हैं। इसके बाद में घनाभ आता है क्यूबिक। अब इसमें घनाभ का आयतन v होता है। घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, LBH। ये घनाभ का आयतन है। घनाभ या चित्र में दे रखा है, वो कितना अच्छा घनाभ है। इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही अलग अलग है। घनाभ की लंबाई आयतन बटा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ की जो चौड़ाई होती है वो आयतन में लंबाई गुणा ऊंचाई का भाग लगा देते हैं। यहाँ पर भुजा बदलते जाएंगे, तीनों भुजा निकल जाएंगे। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई होता है 2LB + BH + HL होता है। घनाभ के संलग्न पृष्ठों के क्षेत्रफल XY तथा Z हो तो XYZ = v²। v² का मतलब आयतन। इसके बाद में घनाभ का विकर्ण निकालने का सूत्र होता है घनाभ का विकर्ण = L² + b² + h², यानी लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ऊंचाई के स्क्वायर के योग का अंडर रूट जो होता है वो घनाभ का विकर्ण होता है, जहाँ a लंबाई, b चौड़ाई और d विकर्ण तथा h ऊंचाई है। घनाभ के फलक आयताकार होते हैं। घनाभ में 6 फलकें तथा 12 किनारे और 8 शीर्ष होते हैं, जिस प्रकार से घन में होता है। लंबवर्तीय बेलन के सूत्र हम देखेंगे। लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh। ये इसका लंबवर्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इसके बाद में लंबवर्तीय जो बेलन होता है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr + h। तो इसमें ढक्कन भी आ गए बेलन के। लंबवर्तीय बेलन का आयतन v = πr² h होता है। ये ध्यान रखना, इसमें स्क्वायर लगा πr² h। आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, जहाँ r त्रिज्या और h ऊंचाई है। बेलन की वक्र सहायता को वक्र पृष्ठ, संपूर्ण सतह को पूर्ण पृष्ठ तथा बीच के घेरा को एक वक्र सतह कहते हैं। खोखले बेलन के पदार्थ का आयतन होता है πh r² - r²। यानी यदि खोखला बेलन हो, बेलन में मोटाई हो लेकिन वो खोखला हो, तो उसमें बड़ी त्रिज्या का स्क्वायर छोटी त्रिज्या के स्क्वायर में से घटा के πh से गुणा कर देते हैं। सूत्र वही रहेगा। खोखले वलयाकार बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr + r और r - r + h। बेलनाकार सेल की मोटाई यानी पतलापन r - r और त्रिज्या एवं h ऊंचाई के बेलन को पिघलाकर r1 त्रिज्या तथा h1 ऊंचाई के बनाए गए बेलनों की संख्या में r² h/r1 का स्क्वायर h1। एक छोटे बेलन के अंतर्गत एक गोला हो तो एक छोटे बेलन में यदि कोई गोला रखा जाए तो संलग्न बेलन का आयतन तो 2πr³ होगा।
और संलग्न बेलन का वक्र पृष्ठतल पाई आर स्क्वायर और संलग्न बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 6 पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार की स्थिति में बेलन की ऊंचाई और व्यास गोला के व्यास के तुल्य होता है, यानी कि इसका बेलन का जो व्यास होता है वो ऊंचाई के बराबर होती है, त्रिज्या दोनों में सेम रहेगी। लंबवर्तीय, इसके बाद हम देखते हैं जो लंबवर्तीय शंकु है उसके बारे में। तो शंकु का हम सब जानते हैं, लंबवर्तीय शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्र पाई आर एल होता है। एल यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई है, आर त्रिज्या है, पाई का मान 22/7 है। इसके बाद में लंबवर्तीय शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र पाई आर एल प्लस आर होता है। लंबवर्तीय शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। एल बराबर √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। इसके बाद में जहाँ आर आधार की त्रिज्या, एच ऊंचाई और एल तिर्यक ऊंचाई है। अब इसके बाद में हम देखेंगे समान आधार और समान ऊंचाई के लंबवर्तीय बेलन और लंबवर्तीय शंकु रहने पर शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है, इसलिए शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब इसके बाद बाल्टी, तो बाल्टी यानी कि शंकु का छनक जिसे बोलते हैं, और या फिर बाल्टी बास्केट का जो क्षेत्रफल है वो इस प्रकार से, यदि हमारे पास सिलेबस में होगा तो कभी कभी ये हटा दिया जाता है। इसके बाद में गोला स्पेयर, गोले का आयतन v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब होता है, जहाँ आर त्रिज्या है। गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल a बराबर पाई आर स्क्वायर, यानी गोले के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद में गोल सेल वाले या छल्ले का जो आयतन होता है, गोल छल्ले का आयतन, तो बड़ी त्रिज्या में छोटी त्रिज्या को हम घटा देंगे। इसके बाद में गोल सेल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर, गोले की त्रिज्या, गोले का व्यास और गोले की त्रिज्या और गोले का व्यास। इसके बाद में हम यहाँ पर कैप्सूल का यदि आयतन देखें तो कैप्सूल का आयतन इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, और इसको अलग अलग भागों में बांटकर भी कैप्सूल का आयतन निकाल सकते हैं। तो कैप्सूल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है, दवा वाला कैप्सूल। गोले का आयतन इस प्रकार से निकाल सकते हैं, और घन के सबसे बड़े गोले की त्रिज्या। ठीक है, अब इसके बाद और सूत्र है अर्धगोला। अर्धगोले के बारे में हम देखेंगे। जो ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर यानी 3 पाई आर स्क्वायर, ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, इस प्रकार से ये जो दे रखा है। और इसके बाद में अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, यानी पूरे गोले का आधा आयतन। इसके बाद में अर्धगोले का सेल की मोटाई टी और बाह्य त्रिज्या आर हो तो पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 3 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर बराबर आर माइनस टी है। वो तो धन्यवाद। अब इसके बाद में देखो शॉर्टकट में यदि घन और इनके याद रखने हैं तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2lb प्लस bh प्लस hL होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर आर प्लस एच होता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। इस प्रकार से और सूत्र आयतन वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में बाकी के सूत्र बाद में देखेंगे। धन्यवाद।